किसान भाइयों, आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि गर्मा, मूंग व उड़द में लगने वाले कीटों से आप किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। जैसे ही हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती में जब पत्तियां आनी शुरू हो जाती है तो साथ ही साथ कीटों का भी प्रकोप बढ़ने लगता है, और अगर कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो आपकी फसल नष्ट होने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है। तो क्यों ना पहले से ही इसकी जानकारी आप ले लें और कीटों से निजात पाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए हम सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास और पूरी जानकारी लेते हैं। समेकित कृषि प्रणाली वस्तुतः ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कृषि से जुड़े तमाम व्यवसायों को एक साथ समाहित किया जाता है। इसमें खाद्यान्न, दलहन, तेलहन के अलावा सब्जियों की खेती भी की जाती है। इसके अलावा फलों की खेती, मसालों की खेती तथा सुगंधित फसलों की खेती भी इसमें समाहित की जा सकती है। इतना ही नहीं, इसमें मछली पालन, मुर्गी पालन तथा बतख पालन जैसे व्यवसायों को भी खेती के साथ जोड़ा जाता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे समेकित कृषि में लत्तेदार सब्जियों की व्यावसायिक खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई ये समेकित कृषि में लत्तेदार सब्जियों की खेती करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कैसे वो उसका व्यावसायिक खेती कर सकते हैं और कैसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली को हम लोग अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए जितने तरह के व्यवसाय हैं, कृषि से जुड़े हुए सभी को आप अपने खेतों में एक साथ समाहित करें, या ऐसे समाहित करें जैसे कि आप धान, गेहूं, मक्का, अरहर यानी खाद्यान्न, तेलहन, दलहन के अलावे आप सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती करें, मसाले, सुगंधित पौधे, इसके अलावे जड़ वाले पत्तेदार सब्जियां सारा करें। साथ ही साथ मुर्गी पालन करें, बतख पालन करें, मछली पालन करें, गौ पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, मशरूम करें, जितनी चीज़ें हैं अगर संभव है तो लाह का करें, आप रेशम का करें, मतलब जो भी संभावना बनती है हर चीज़ को अगर आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो भी ज़मीन है उसको, अगर उसमें तालाब है, कुआं है, जो भी चीज़ है उससे पानी के रूप में कर सकते हैं इस्तेमाल, और उसमें सब चीज़ों को एक साथ मिला के अगर आप खेती करते हैं तो इसको समेकित कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आपका जो भी इसका उत्पाद होगा, जैसे अगर गाय पालन कर रहे हैं तो उसका मल मूत्र जो भी है, गोबर और गोमूत्र है, वो भी आपको इस्तेमाल में लाना है। बकरी है तो उसका भी जो भी मल मूत्र है उसको भी इस्तेमाल में लाना है। इसी तरह अगर आप तालाब है तो मछली पालन कर रहे हैं तो साथ में बतख पालन भी करें। इस तरीके से आपको करना है। समेकित कृषि प्रणाली में आप लत्तेदार सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। इसमें आप लौकी, नेनुआ, झिंगी, कद्दू, सेम, फ्रेंच बीन आदि को अपने तालाब के मेड़ में लगा सकते हैं। इसमें आपको इसके लिए चारों तरफ फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, जबकि गर्मियों में होने वाली लत्तेदार सब्जियों को सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, अतः उसे तालाब की ओर फैलाना बेहतर होगा। समेकित कृषि प्रणाली में लत्तेदार सब्जियों की खेती करें तो लत्तेदार मतलब क्या हुआ, जो लत्तर वाली होती है, चढ़ने वाली होती है। नाम सुनते ही आ गया, चढ़ने वाली सब्जी जब भी कहेंगे तो लौकी, नेनुआ, झिंगी, कद्दू, करेला, ये सारी चीज़ें आते हैं। अब दूसरे आया सेम, लत्तर वाली सेम हो गई। फरस बीन, फ्रेंच बीन जो है वो लत्तर वाली होती है, बोदी होती है। इन सब सब्जियों को हम लोग लत्तरदार सब्जी की श्रेणी में रखते हैं। अब है कि इसकी खेती कैसे करें। जब भी आप समेकित कृषि प्रणाली करेंगे, और जैसे आपका तालाब है, अगर आपके पास तालाब है तो सबसे उपयुक्त, क्योंकि मछली पालन और बतख पालन, मुर्गी, गौ पालन के लिए बड़ा अच्छा है, सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। अब ये तालाब के बंड हैं, जो मेड़ हैं, उसमें आप सारी सब्जियों की खेती करेंगे। लत्तर वाले की गर्मी में है तब भी कर लेंगे। अब है कि जो आपको फेंसिंग की, उसकी घेरावन की ज़रूरत पड़ेगी कि सालों भर अगर आप हर तरह की इंटरप्राइजेज रख रहे हैं तो कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई दूसरे चारावाही में कोई जानवर, जो खुले जानवर लोग छोड़ देते हैं, वो आपके फसलों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसके लिए आपको चारों तरफ फेंसिंग देना होगा, चाहे आप वो लकड़ी और झांक का फेंसिंग दें, चाहे बारबेड वायर की फेंसिंग दें, या दीवार की फेंसिंग रखें। तो आप इन दीवार की फेंसिंग को इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, कि आपका जो फेंसिंग है, बाउंड्री
भी है, चाहे वो कच्चा या पक्का हो या तार का फेंसिंग हो, उसका 1 फीट जगह भी खाली ना हो। हर जगह मौसम के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से आप क्या करेंगे कि आप उसको लत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बरसात का समय है तो आप क्या लगाएंगे, लौकी, नेनुआ, झींगी, खीरा, करेला ये लगाएंगे, बोदी लगाएंगे, फ्रेंच बीन लत्तर वाली लगाएंगे, सेम लगाएंगे। जाड़े का मौसम आ गया तो जाड़े के मौसम में आमतौर पर लत्तेदार सब्जियां नहीं लगाई जाती है। जो बरसात वाली है वही नवंबर दिसंबर तक चलती है, दिसंबर में ख़राब हो जाती है। फिर जनवरी फरवरी में हम लोग गर्मा के लिए लगाते हैं, तो उस समय लत्तर वाली सब्जी है, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, कद्दू जो लगाते हैं या तरबूज भी लगाएंगे तो ज़मीन में ही फैलेगी। तो अब उसको ऊपर नहीं चढ़ाएंगे फेंसिंग में, ये आप ध्यान रखेंगे। आप क्या करेंगे कि अब उसको तालाब के मेड़ों में, जहाँ जहाँ खाली जगह है तालाब के मेड़ में, वहाँ पे आप इसको फैलाने का काम करेंगे। किसान भाइयों, इन सब्जियों के अलावा कुंदरी, परवल तथा खेकसा भी महत्वपूर्ण लत्तेदार सब्जी फसलों में आती है। इसकी खेती के लिए भी फेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है। अब दो चीज़ें और आती है लत्तेदार सब्जियों में जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक हुआ कुंदरी या कुंदरू, जो छोटा छोटा कुंदरी के नाम से होता है, इसको आप फेंसिंग में चढ़ा सकते हैं। परवल, अगर आपका इलाका ऐसा है जहाँ थोड़ी वातावरण में नमी रहती है, तालाब में सालों भर पानी रहता है, थोड़ा सा नमी खोजता है परवल की खेती आप कर सकते हैं, उसको आप फेंसिंग में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अलग से आप उसको सहारा दे के जहाँ की खेती पे चढ़ा सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण है खक्सा या खेकसा जिसे हम कहते हैं। अब खेकसा की बात होती है तो खेकसा बहुत महत्वपूर्ण है, बाज़ार में बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। और आपको बता दें, खेकसा का 2 किस्म है, एक छोटे छोटे आते हैं जिसको लोग खेकसी भी कहते हैं, ठीक है, और एक बड़ा होता है, 2 तरह का होता है। वो देसी टाइप का है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा है। वैसे ये खेकसा है, ये पूरे ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं। तो हम लोग खेकसा का ज़रूर इसमें खेती करें, बाज़ार में अच्छा मूल्य मिलेगा। आप अपने घर में भी इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत में। तो ये पूरी सब्जी एक तरह से औषधीय गुण वाला है, इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप परवल की खेती करते हैं तो उसमें 10% नर पौधे तथा 90% मादा पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी खेती के हर 10 मादा पौधे के बाद 1 पौधा नर की लगाएं। इसे थाले में लगाना बेहतर होता है तथा एक थाले में 1 से 2 पौधे का ही इस्तेमाल करना अच्छा होता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट तथा डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल अनुशंसित मात्रा में करना चाहिए। इसकी खेती के लिए बलुआही मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी समेकित कृषि प्रणाली में खेती कर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब है कि अगर आप परवल की खेती करते हैं तो ये बात ध्यान देना होगा कि इसके नर और मादा प्लांट अलग होते हैं। नर पौधा अलग होता है, मादा अलग होता है। तो आप हर 10वां पौधा, यानी 9:1 हम कहें, 9 पौधा अगर आप लगा रहे हैं मादा का, तो 1 पौधा नर का भी लगाएंगे ताकि पोलिनेशन हो, अच्छा फ्रूट सेट करे। कभी कभी कुंदरू में भी इस तरह की समस्या आती है नर मादा का, लेकिन ज़्यादातर कुंदरू में दोनों तरह का भी आता है। खेकसा में भी नर मादा अलग भी हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी हमें नर पौधा की ज़रूरत होगी। लेकिन खासकर परवल की अगर हम बात करें तो 10% नर पौधा जरूर समाहित करेंगे। जहाँ से भी आप परवल की बीज लाते हैं, पौधे लाते हैं, कटिंग ही उसका बनता है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि नर पौधा कौन है और मादा पौधा कौन है। अगर आप 100 पौधे ला रहे हैं तो 90 पौधा मादा का लाएंगे, फीमेल लाएंगे, और 10 पौधा नर का लाएंगे, और बीच बीच में हर 10वां पौधा के रूप में फेंसिंग पे लगाते जाएंगे। उसे सिंचाई देंगे, थाला में लगाएंगे, एक थाला में 1 या 2 पौधे लगाएंगे। अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट उसमें डालेंगे, डीएपी पोटाश डाल के लगाएंगे। अगर भारी मिट्टी है तो उसमें 1 बोरी बालू भी देंगे, 1-2 कड़ाही, क्योंकि बलुआही ये पसंद करते हैं। बहुत बार हमारे किसान क्या होते हैं, भारी मिट्टी, केवाल मिट्टी में लगा देते हैं और कद्दू वर्गीय फसल, चाहे वो कुंदरी हो, चाहे वो खेकसा हो या परवल हो या लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, कुछ भी हो, ये बलुआही टाइप की मिट्टी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन और कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में हो, ये भी सुनिश्चित करना होता है। तो अगर ज़्यादा भारी मिट्टी है तो उसमें बालू उस थाला में थोड़ा डाल दें, तब भी आप अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं और एक्स्ट्रा लाभ कमा सकते हैं। लगाने का जो समय होगा इन सब्जियों का, कुंदरी का हो या फिर खेकसा का हो,
या परवल का हो, ये सितंबर अक्टूबर का महीना होगा। और दूसरे लतेदार सब्जी या तो जून जुलाई में लगाएंगे या फिर फरवरी मार्च में लगाएंगे, जो लौकी नेनुआ झिंगी है या उस तरीके की चीज़ें हैं उसको। इस तरह से यदि समेकित कृषि प्रणाली में लत्तेदार सब्जियों की भी खेती की जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाई अपनी अतिरिक्त आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब हम आपको दूसरी जानकारी देते हैं। हमारी दूसरी जानकारी है समेकित कृषि में आप लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आप छोटे से छोटे जमीन पर भी कई तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। साथ ही लत्तेदार भी सब्जी भी लगाकर आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। कैसे आप लत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं और किस तरह से आमदनी कमा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ से। अपने झारखंड प्रदेश में गर्मा मूंग और उड़द की खेती की बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ के किसान यहाँ ज्यादातर गर्मा मूंग की खेती करते हैं क्योंकि ये कम अवधि की फसल है। यहाँ के जो किसान भाई इसकी खेती से जुड़े हैं उनके लिए फसलों की सुरक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक है, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अतः इनकी खेती के लिए सबसे पहले तो खेतों की अच्छे से जुताई कर लें और अच्छे प्रभेद का चुनाव कर बीजों को पंक्तियों में लगाएं। बीजों को लगाने से पहले उनके बीजों को FIR विधि से उपचारित कर लें। इससे पौधों का प्राथमिक अवस्था में लगने वाले कीटों से बचाव हो जाता है। आज आप पहुंचे हैं BAU, जहां पर हम बात करेंगे झारखंड में गर्मा मूंग और उड़द में कीट प्रबंधन कैसे करें। आज हमारे साथ है डॉक्टर PK सिंह। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि गर्मा मूंग और उड़द में कैसे कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। झारखंड राज्य में जहाँ भी सिंचित पानी की सिंचाई की व्यवस्था है, हमारे किसान भाई गर्मा मूंग की और खेती करते हैं। उड़द की खेती थोड़ा कम करते हैं, बाकी मूंग की खेती ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये एक बहुत अर्ली क्रॉप है। 65 दिन में 60 से 65 दिन 70 दिन के अंदर ही ये तैयार हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसको किसान भाई तो काफ़ी मेहनत करते हैं और अगर थोड़ा सा भी फसल सुरक्षा के प्रति अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अभी जो किसान भाई गर्मा मूंग या गर्मा उड़द की खेती करने जा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम उनको यह सलाह देना चाहूँगा कि अपने खेतों को अच्छी तरह से तैयारी कर लें और तैयारी करके जुताई कर लें, जुताई करके तैयारी कर लें और एक अच्छे प्रभेद का चुनाव करें। और अच्छे प्रभेद का चुनाव करने के बाद जब आप बीज लगाते हैं तो पंक्तियों में लगाएं और बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार करने के लिए सबसे आसान तरीका है, बहुत पैसे भी लागत भी कम आती है। इसमें है कि एक दवा आती है कार्बामेंडाजिम या टेबुकोनाजोल, जो भी किसान भाई को मिल जाए अगर तो कार्बामेंडाजिम आसानी से उपलब्ध है। इसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज में उसको उपचारित कर दें। उसके बाद एक दवा आती है क्लोरोपाइरीफास, उससे जो कि कीटनाशक है, उससे उसका उपचार करें। वो 5 ml जो है क्लोरोपाइरीफास जो है उसको 1 किलो बीज में मिला दें और फिर राइजोबियम से भी उसका उपचार कर दें। राइजोबियम जो है कि जीवाणु खाद है ये होता है। तो क्रम जो रहेगा, पहले मिलाना होगा कार्बामेंडाजिम, उसके थोड़ी देर के 1-1.5 घंटे के बाद आप मिला दीजिए इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफास और फिर उसके 4 घंटे के बाद आप राइजोबियम से बीज को उपचार कर दें और बीज को उपचार करके आप लगाएं। किसान भाइयों, जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगते हैं तो इनमें थ्रिप्स, माहू तथा सफेद मक्खी के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इनसे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इनसे बचाव के और भी रास्ते हैं, जैसे इसके लिए खेतों में पीले प्रपंच तथा नीम निर्मित दवा का प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे पौधे आगे बढ़ें, जैसे बढ़ते हैं जिस पौधे, तो उसके बाद उसमें एक कीड़ा आता है थ्रिप्स, जो कि किसान भाई उसको देख नहीं पाते हैं, खास करके जब फूल निकलता है उस समय, और उस कीट का प्रकोप बढ़ता है। जितना गर्मी बढ़ती है उस कीट का प्रकोप उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। उस कीट के पहचान के लिए किसान भाई एक सफ़ेद कागज़ ले लें और ज़ोर से कागज़ को पौधे के नीचे रख के ज़ोर से उंगली से मारे, हिलाएं, तो देखेंगे कि उनके पेपर पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हरे भूरे रंग के दिखेंगे, जो कि वही रहते हैं। वो कीड़े जो होते हैं कि फूलों से रस चूस लेते हैं और रस जब चूस लेते हैं तो उससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फल बनता ही नहीं है, और ये कीड़ा प्रायः देखा जा रहा है। और दूसरा जो माहू कीड़ा भी कभी कभी लगता है, या रस चूसने वाले कीड़े होते हैं सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, वो भी लगता है। सफ़ेद मक्खी जो कीट होती है, वो जो बीमार रोगग्रस्त पौधे होती है उससे उस पर जाके खाना खाती है और खा करके वो दूसरे पौधे पर जाती है तो बीमारी को फैलाती है। तो इसके लिए अगर
किसान भाई के खेत में दिख रहा है तो एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, फिर दवा आती है 70.8 SL की। तो उसका जो है ना आप 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में आप छिड़काव कर दें। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसान भाई पीला चिपचिपा प्रपंच लगाएं। वो भी बहुत सस्ता ही पड़ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर वो पीले प्रपंच को लगा देंगे खेतों में तो उसमें जितने भी जो रस चूसने वाला कीट है आकर के फंस जाते हैं। अगर किसान भाई देखें कि उनके खेतों में ज़्यादा फंस रहा है और कीटे चिपक रहे हैं तो कीटनाशक दवा जैसे मैंने बताया इमिडाक्लोप्रिड का आप छिड़काव कर दें। अगर कम मात्रा में कीट आ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप नीम से निर्मित दवा जो होती है एजाडिक्टिन, उसकी भी जो है 1500 ppm की दवा आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब पौधों की बढ़वार थोड़ी और होती है तो इनमें भुआ पिल्लू का भी प्रकोप होता है। इससे बचाव के लिए खेतों की सफाई समय समय पर करनी चाहिए और यदि ये समूह में नजर आते हैं तो उन्हें पकड़कर जमीन में गाड़ देना चाहिए। इसके अलावा इनमें फली छेदक का प्रकोप भी देखने को मिलता है। इसके लिए क्लोरीएंट्रोप्रेनॉल नामक दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। पौधे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कभी कभी आजकल मौसम बदल रहा है, देखते हैं भुआ पिल्लू आ जाता है, पत्ते को खाने वाला कीड़ा, और ये पत्ते को बहुत तेज़ी से खाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को कहना चाहूँगा इस कीट से बचाव के लिए अपने खेत की सफाई करके रखें और जहाँ भी कीट अगर दिख रहा है समूह में रहते हैं उसे एकत्र करके कहीं मतलब गाड़ दें या फेंक दें। तो इस तरह से उसका भी बचाव हो जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा यहाँ लगता है, जैसे फलियाँ बनती है, जब फलियाँ बनती है तो फलियों को जो है ना एक फल छेदक समूह के कीड़े होते हैं उसके फलियों को छेद करके खा जाते हैं। तो इस कीट से बचाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि अगर उस समय डैमेज हो गया, नुकसान कर दिया तो पौधों में दाने अच्छे नहीं आते, अच्छे नहीं बनते। अगर किसान भाई को उसका प्रकोप दिख रहा है तो इसके लिए भी एक दवा आती है क्लोरीएंट्रोप्रेनॉल, जो कि कोराजन के नाम से भी उपलब्ध है। उसकी जो मात्रा पर किसान भाई ध्यान रखेंगे, उसकी जो है मात्रा जो है करीब 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाना है। क्योंकि ये महंगी दवा आती है सब, तो किसान भाई जो है 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर देंगे तो उससे बचाव हो जाएगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम क्रमबद्ध तरीक़ों से अगर हम खेती करते हैं और मूंग की खेती करते हैं तो हमें ऐसी परिस्थितियों में कीटनाशक कभी दवा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी गई। पहले है कि जो कि कीटनाशक का प्रयोग एक आवश्यक बुराई है, तो इसलिए मैं किसान भाइयों को जानना चाहूँगा सर्वप्रथम जैसे मैंने बताया आप बीज उपचार करें। उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो पीला प्रपंच चिपचिपा प्रपंच लगाएं, फिर उसके बाद नीम से निर्मित दवा को डालें। फिर अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ, कीट की अधिकता बढ़ती है तो उसके बाद हम कीटनाशक दवा के प्रति जाएंगे। इस तरह से यदि मूंग की खेती में कीटों की पहचान कर उसका ससमय प्रबंधन कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाई इसकी अच्छी फसल ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और आप हमारा ये कार्यक्रम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। बस आपको मोबाइल निकालना है, सर्च करना है कृषि दर्शन रांची। हर दिन की जानकारी आपके सामने होगी। अब हमें और हमारे कृषि दर्शन की पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।